अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके काना में पेश आया डकैती मज़ामत पर एक शहरी के कत्ल और उसके कज़न के ज़ख्मी होने का वाक़या। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस CCTV कैमरों की मदद से किसी एक मुलजिम को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि ज़ख्मी और जाँ भाग होने वाले के वर्सा जो है वो सरापा एहतजाज हैं। ज़ख्मी होने वाला नौजवान जो है वो जिना अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, लेकिन इसके बावजूद भी बेहिस्सी की इंतहा देखें कि पुलिस ने इनके पास आके ना तो इनका पुरसाने हाल लिया है और ना ही इनके मुलजिम गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से बुरसा का क्या कहना है, माहिर नफ्सियात ऐसे वाक़यात के बारे में क्या राय रखते हैं और पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे अगर वो मौजूद हुए, क्योंकि ज़्यादातर तो वो सिक्योरिटी ड्यूटियों और उधर VIPs के साथ ही लगे होते हैं। अगर उनकी मौजूदगी हुई तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात के मुलजिमान पकड़ने में क्यों ताख़ीर की जाती है। यूँ तो जराइम पेशा अफराद ने शहर भर में उधम मचाया हुआ है और पुलिस जो है वो मुलजिमान को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, लेकिन शहर के कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जिसकी वजह से शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं, जिसके अंदर काना, शादरा और बहुत से इलाके शामिल हैं। लेकिन अगर काना थाना की बात की जाए तो ना सिर्फ जराइम के हवाले से ये इंतहा को छूने वाला थाना है, बल्कि इसकी हदूद भी बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से पुलिस की कारकर्दगी जो है वो यहाँ पर कोई मुतासर को नहीं है। हाल ही में काना के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर डाकुओं ने एक दुकान के अंदर वारदात करने की कोशिश की। वारदात के अंदर वो तकरीबन कामयाब भी हो गए, लेकिन वहाँ पे मज़ाहमत होगी और मज़ाहमत के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जाँ भाग जबकि दूसरा नौजवान ज़ख्मी हो गया। जो ज़ख्मी होने वाला नौजवान है उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि वारदात कैसे पेश आई और दूसरा पुलिस की बेहिस्सी जो है वो बहुत ज़्यादा अया होती जा रही है, खुलकर सामने आ रही है कि जितने भी वाक़यात हो रहे हैं या जितने भी हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर मुद्दइयों की जानिब से यही बारहा इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि पुलिस की जानिब से बिल्कुल भी ताबुन नहीं किया जा रहा और मुलजिमान को गिरफ़्तार करने के लिए कोई भी कोशिश जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। मकतूल इनके भाई के बेटे हैं और इनकी ही मुद्दइयत में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं, दीगर अजीज़ और कारब से भी जानेंगे कि किस तरह से केस चल रहा है और पुलिस से क्यों ये नाला लगाए जाते हैं, क्यों पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही। मोहतरम, एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप इसमें मोहम्मद शब्बीर, चौधरी मोहम्मद शब्बीर मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मेरा ना कंस्ट्रक्शन का काम है, सिविल का कंस्ट्रक्शन का काम। मेरे बेटे की ना पेंट की दुकान है नेस्पा के सामने डिफेंस रोड पे। हाँ जी, डिफेंस रोड पे। तो कितने अरसे से ये दुकान? ये 10 साल से है जी, 10 साल हो गए हैं जी। और कितनी उम्र है आपके बेटे की? मेरे बेटे की मतलब अभी है 30 साल। ठीक। हाँ जी, 30 साल के करीब है। और जो फौत हुए वो भी तकरीबन हम उम्र थे दोनों। मेरा सगा भतीजा, मेरे सगे भाई का छोटा बेटा, एक ही बेटा है उसका, एक बेटा है। उसी दुकान पे बैठता? दुकान पे नहीं बैठता था वो, तो मेहमान आया, मतलब आता था संडे के संडे ना, मतलब अपने भाइयों के साथ ना गपशप करने के लिए मतलब आता है। तो सुबह नाश्ता किया करके तो वो दुकान पे चले गए दोनों। ठीक है। तो वहाँ पे बैठे हैं, मतलब अपने साहब में उन्होंने खाना खाया, चाय पी है। उसके बाद वो 3 लोग आए हैं मोटरसाइकिल पे, 125 अप्लाइड फार मोटरसाइकिल है, उसके तीनों के पास मोजर है, पिस्टल है। तो आगे उन्होंने को मांगा, इनसे कहा है कि यार निकालो जो कुछ भी है। वो उन्होंने पैसे भी निकाल के दे दिए, मोबाइल भी निकाल के दे दिए कि पैसे कम दिए हैं। डाकू कहते हैं। तो बेटा मेरा जो भतीजा है वो कहता है जी आप हमें दे के गए, हम इस वजह से वो उनके साथ ना बदतमीजी हुई है। तो उनका यानी डाकू ने कहा कि आपने पैसे थोड़े दिए, तो आपके भतीजे ने कहा कि आप अबे हमें दे के गए पैसे, हमें मतलब जो हमारे पास सावा से सेल हुई है हमने वही देने हैं ना। और ये 4 साल इतवार का दिन। हाँ जी, इतवार का दिन। इसने थोड़ा सा आगे वो ना इस तरह लड़का खड़ा है, उसको मतलब कोशिश की पकड़ता हूँ। भतीजे दूसरा बंदा जो उसने फायर मारा यहाँ से लेफ्ट साइड से गोली निकली है, बैक साइड पे निकल गई है, उसकी मौके पे डेथ हो गई है। और दूसरा बच्चा जो मेरा बेटा है उसने वो मतलब उसने मोजर रखा हुआ था और वो पकड़ा अपनी हिफाजत के लिए। और लेकिन अभी निकाला ही है तो उन्होंने देख लिया कि लाइसेंस है।
तो उन्होंने कहा कि भाई इनके पास भी पिस्टल है। उसने ऊपर से फिर फायर मारा है, ऊपर से फायर मारा, इसके पेट में लगा, यहाँ से लीवर क्रॉस करते हुए वो बैक साइड पे ठीक। फिर वो हुआ। फिर पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों ने किसी की बात नहीं सुनी। मुझे रात को 3 बजे तक इन्होंने जलील किया है। मतलब आज दिन तक, आज 8 दिन होने वाले हैं को मुझे किसी ने नहीं पूछा कि यार आपके साथ क्या हुआ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, कोई किसी पुलिस वाले ने किसी फ़ोन मैंने करके पूछा यार कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा बताते हैं, आप फिक्र ना करें, इससे अलावा कोई बात नहीं है पुलिस वालों की। जो जहाँ पे आपकी दुकान है डिफेंस रोड पे, आप जहाँ पे बता रहे हैं, वो कोई रश इलाका रश है, 7 दुकानें हैं, पुटा हार्डवेयर है, एक साथ असलम हमारे। और इतवार को दुकानें खुली होती हैं? खुली थी, दुकानें खुली थी। लोगों ने देखा कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे? सीसीटीवी कैमरे दुकान में लगे हुए हैं, पुलिस वाले ले गए हैं वो निकाल के, पता नहीं अभी उसने निकाल दिया वीडियो, क्या किया मुझे नहीं पता। मैं तो थाने नहीं गया अभी तक। मैं तो अपने बच्चों को संभालने के चक्कर में पकड़ा हुआ हूँ कि मैं बच्चों को किस तरह, पहले एक बच्चा फौत हुआ, उसका जनाजा लेके रात को पोस्टमार्टम करवाया है। वो कहाँ के रहने वाले? वो उकाड़ा के, हम भी उकाड़ा के थे पहले ना, तो हम इधर शिफ्ट हो गए। तो वो वहाँ लेके गए, डेड बॉडी रात सारी इन्होंने जलील किया। करने के बाद वो डेड बॉडी हमने यहाँ से लेके वो उधर गए, जनाजा किया, वापस अगले दिन वापस आए। फिर इस बच्चे का ऑपरेशन था, उस ब्लड का बंदोबस्त करो, ये करो वो करो, सारा दिन बच्चे मेरे ये भाग दौड़ के बच्चे को इस तरह का इस तरह, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही दोनों क्या जो करूं। आपका भतीजा और आपका बेटा शादीशुदा है? शादीशुदा दोनों। मेरे बेटे की एक बेटी है, मेरे बेटे की एक बेटी है। जो मेरा भतीजा है उसके 2 बेटे जुड़वा पैदा हुए हैं। 3 साल पहले इसकी शादी, 1.5 साल के 2 बच्चे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये डकैती ही है या कोई और? नहीं, और कोई हमारा किसी से कोई बच्चों की दुश्मनी नहीं है। ऐसे मैं गलत बयानी नहीं कर सकता, ना मुझे ज़रूरत है, मतलब कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये वारदात ये हैं, ये मुझे तो समझ आती है कि यार ये पता नहीं पुलिस वाले इनको कुछ पूछते ही नहीं है। अगर थोड़ा सा तो कंट्रोल होना चाहिए ना। इलाके SHO है, SP है, DSP है, और कोई नहीं पूछता इनको। अब आपके बेटे की जो जख्मी हुए हैं उनकी तबीयत कैसी है? तबीयत अभी नहीं बोल नहीं सकता, वो अभी बहुत सीरियस है। और मतलब वो वेंटिलेटर लगा हुआ है, ICU में वो पड़ा हुआ है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर अभी कहते हैं देखें, अल्लाह से दुआ करो। डॉक्टर ये कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला इसको सेहत दे दे। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ बता नहीं सकते। सही। मुकदमा आपने दर्ज कराया? कितने मुलजिम? मैं तो मौके पे नहीं था। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे भाई यूनुस हैं, उधर मेरे साथ मुजाहिद भुट्टा साहब हैं, ज़हीर भुट्टा हैं, उन्होंने थाने गए हैं। मतलब मैं तो गया ही नहीं हूँ, वही जाते रहे, अभी भी वही जा रहे हैं कि पर्चा करवाने के। मुझे कल रात को मेरी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है, उनसे मेरी बात हुई, तो वो कहता बस फिक्र ना करें। अब आपकी मुलजमान के बारे में कुछ नहीं अभी तक बताया? कुछ नहीं बताया अभी तक, कुछ नहीं बताया। ये आपके बेटे वगैरह हैं? ये मेरा बेटा है जी, वकास शबीर इसका नाम। आपसे छोटे हैं वो? बड़े? मेरे से छोटे हैं, 2 साल छोटा है मेरे से। आप कहाँ पे थे जब आपको ये वाक़े का पता चला? मैं दोपहर को खाना दे के उनको आया हूँ, तो मैंने कॉल की। मैं कहा यार काफ़ी टाइम हो गया, दुकान बंद कर दो। अच्छा यार खाना शाना खा लिया। कुछ सेलमैन ने आना था, क्योंकि संडे को सेलमैन वगैरह आते हैं, तो उनसे परचेजिंग का काम जो है ना वो करते हैं। तो कह रहा था कि उसने आना है, तो आप थोड़ी देर बाद ना मुझे कॉल करना, तो हम दुकान बंद करके आ रहे हैं, आप घर चले जाओ। तो मैं अभी घर आया हूँ, मैंने पानी शानी पिया है और बाइक खड़ी की है। तो उतनी देर में साथ वाले जो असलम भाई हैं उन्होंने फ़ोन किया, जी आपकी दुकान पे वारदात हो गई है, एक भाई की आपकी मौके पे डेथ हो गई है। तो मैं फ़ौरन वापस दुकान पे आया हूँ, तो मैंने देखा काउंटर के पीछे इसकी आवाज़ आई है कि यार वो भाई का नाम अवैस था जिसकी डेथ हुई है, तो उसको बचाओ। मैं कहा यार अभी अंदर आवाज़ आ रही है, लगता है अंदर कोई आया। तो ये भी अभी नीम भरा ना उसमें था, कपड़े इसके फटे हुए थे, बेहोशी की हालत में था। तो मैंने उसको उठा के फ़ौरन जनाब साथ ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ लेके गया हूँ। तो उन्होंने जनाब बैंडेज वगैरह की है और उन्होंने ज़ख्मों को देखा। उन्होंने कहा जी अब आप इसको ना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएं, ये पुलिस केस है। तो मैं उसको फिर फ़ौरन जिना हॉस्पिटल लेके आया। उसके बाद इन्होंने तिब्बी इमदाद के बाद जनाब ऑपरेशन वगैरह करके उन्होंने ICU में शिफ्ट कर दिया।
और जैसे आपके वालिद साहब बता रहे हैं कि भी वो बोलने वगैरह के तो काबिल नहीं हाँ है। जी नहीं, अभी तो वो डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या नुकसान हुआ, अंदर क्या हुआ? अंदर उनके लीवर में जो है 30% जो है वो कह रहे हैं डैमेज हो गया है। तो इंशाल्लाह ये रिकवरी की तरफ है, होपफुली अब उम्मीद कर सकते हैं, दुआ करें जल्दी रिकवर हो जाए, बस इसके अलावा तो जैसे आपके वालिद साहब बता रहे हैं वो तो ज़ईफ़ भी हैं, वो खानों के चक्कर नहीं लगा सकते, आप लोग जवान हैं। ये कहते हैं कि पुलिस वालों ने उस दिन के बाद से लोगों से रब्ता नहीं किया, आप लोग रब्ता करते हैं तो क्या बात ये है कि वो जो कान्हा की दूध है वो काफ़ी बड़ी है, कम से कम 17-18 किलोमीटर की दूध है और उसके अंदर सिर्फ एक चौकी जो है हमारी सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, जो कि वीरान पड़ी रहती है। उसमें कभी देखा हो कोई बंदा वहाँ पे आ जाए तो एक तो ये दरख्वास्त है कि वहाँ पे कोई थाने की जो है वो उसको चौकी को थाने का दर्जा दे दे, ताकि उससे काफ़ी जो है ना क्राइम का जो कंट्रोल हो सकता है, अपना यही ख्याल है। तो बाकी यही है कि पुलिस जो है मौके पर ताउन करती तो शायद जो अब ये है कि मज़ीद जो आगे इस तरह की वारदात वगैरह होती हैं उनसे बचा जा सकता है। आप लोगों ने CCTV वगैरह देखी, उसके अंदर कितने मुल्ज़िमान नजर आते हैं? उसके अंदर जो है वो 3 मुल्ज़िमान। आपने CCTV? हाँ जी, वो हमने क्या आपने CCTV में क्या देखा, क्या नजर आ रहा है? 3 मुल्ज़िमान थे जो 125 पे आए हैं, अप्लाइड फॉर होंडा उनके पास है। एक बंदा पहले उनका आया, उसने काउंटर पे खड़े होकर पहले उसने चैम्बर लोड किया है, उसने जो गन है वो टेबल पे रखी है और भाइयों की तलाशी ली है, पहले एक भाई की तलाशी ली है, फिर दूसरे भाई की तलाशी ली है, फिर उसने काउंटर की तलाशी ली, पीछे 2 मुल्ज़िमान जो बाहर खड़े हुए थे। बस जाते हुए जब उसने कैश वगैरह दे दिया, इन्होंने मोबाइल कहा है कि यार हमारे मोबाइल जो है इनके अंदर सेलमैन वगैरह के और कंपनियों के नंबर हैं, तो आप काइंडली वो हमें ना वापस कर दें। उन्होंने उनको वापस कर दिए हैं। और उसके बाद जो मुल्ज़िमान ने फ़ोन वापस दे, हाँ जी, मोबाइल उन्होंने वापस कर दिए हैं। उसके बाद एक बंदा उनका निकला है और उसने पता नहीं थ्रेट के लिए फायर किया या किस तरह किया, वो भाई को लगा। दूसरा भाई जो अवैस है जिसकी डेथ हुई है, उसने मौके पे उसको पकड़ने की कोशिश की है ताकि मजीद वो फायर वगैरह ना करे। या पीछे जो 2 लोग खड़े थे उन्होंने अवैस के ऊपर फायरिंग करके उसको मौके पे जो जहाँ भाग कर दिया उसको। आप समझते हैं कि CCTV फुटेज भी है, सारा कुछ नज़र आ रहा है, अगर पुलिस चाहे तो मुल्ज़िमान पकड़े जा सकते? पुलिस चाहे तो पुलिस क्या नहीं कर सकती? देखें सब चीज़ है हमारे मुल्क के अंदर, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन नहीं पकड़ते। आज तक मेरे साथ 2015 में वारदात हुई थी, ठीक है, इसी रोड के ऊपर, लेकिन आज तक किसी मुल्ज़िम का कोई पता नहीं चला। आपने परसूट किया उस केस को? हाँ जी किया, लेकिन वो बस कह रहे हैं कि कर रहे हैं। उस केस के अंदर तो चले अल्लाह ने आपकी जान बचा ली, सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ। इसके अंदर तो आपका एक कज़न जो है वो फौत हो गया, दूसरा भाई जो है आपकी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और पुलिस आपसे ताउन नहीं करी। तो आप समझते हैं कि इससे जो है वो यानी मज़ीद खौफ पैदा होता है? और क्या देखें जो हमारे मुल्क की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसमें देख लें क्या कर रहे हैं, सब की हिफाजत पे लगे हुए हैं, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। अवाम अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा करके बैठी हुई है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, कोई मुझे बता दें कोई बंदा, कोई रिजल्ट नहीं आता, उसमें क्लियर ही नहीं होता कि यार बंदा वारदात करके चला गया, लेकिन क्लियर फुटेज आज तक किसी को नहीं मिली। आप भी इनकी फैमिली मेम्बर हैं, दोनों के बच्चे भी छोटे छोटे हैं और अभी यानी 2-2, 3-3, 4-4 साल पहले जैसे ये बता रहे हैं शादियां हुई हैं और इस तरह से 2 घर जो है वो ख़राब हो रहे हैं और पुलिस की जानिब से भी आपके रिश्तेदार बता रहे हैं कि कुछ ताबू नहीं किया जा रहा। इसका हल क्या है, क्या समझते हैं? ऐसे तो जुल्म की इंतहा है और ये नहीं है कि कोई नई वारदात उस एरिया में हुई है, उससे पहले भी मतलब है कि आए रोज़ उस इलाके में कोई ना कोई वारदात है वो जो होती रहती हैं। उनको चाहिए कि वो मतलब है कि उस एरिया में कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो अच्छे करें, वो जो पुलिस चौकी बनी है उसको थाने का दर्जा दें और इनको चाहिए कि उस जो खौफ व हरास वहाँ फैला हुआ है, अब लोग मज़ीद डरते हैं और जो पहले मुलजिम वारदातें करते हैं वो नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो उनकी एक तरह से हौसला अफजाई हो रही है कि हम वारदातें करते हैं और वो निकल जाते हैं। वो आए रोज़ इसी बिना पर बार बार करते जा रहे हैं। कल को हमारा वैसे कोई नुकसान कर गए हैं, आज हमारा वो जानी नुकसान कर गए हैं, कल को वो किसी और का नुकसान कर जाएंगे। तो इनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे ज़रा ख़ास तवज्जो दें कि वो तवज्जो देने से ही काम बनेगा। देखें हमारा नुकसान हुआ है, उनको पता नहीं उनके जज्बात क्या हैं, उनको कुछ समझ आता है या नहीं आता। जब तक वो तवज्जो नहीं देंगे तो ये वारदातें ऐसी होती रहेंगी। तो उनको चाहिए कि वो लोगों का एहसास करें, वो पब्लिक जो सर्विस के लिए बैठे हुए हैं और अगर वो अपना ही काम ध्यान से नहीं करेंगे तो मुल्ज़िमों को तो हौसला अफजाई होगी, वो तो इन वारदातों में मज़ीद तेज़ी लाएंगे। तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ का ज़रा ख्याल करें। और आप लोगों ने उस वाक़े के बाद दुकान खोलनी शुरू कर दी? नहीं अभी नहीं खोली, अभी तो हम हॉस्पिटल में ही हैं 1 हफ्ता से, तो अभी तो कोई इस तरह का चांस नहीं है। जैसे आपको लगता है कि अगर दोबारा दुकान खोली जाती है तो उस तरह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस होगा जो उससे पहले था? वहाँ पे एक भाई आपका, हाँ, क्योंकि ये इनसे ये नहीं है कि हम डिमोटिवेट तो नहीं होंगे खैर, लेकिन ये है कि दुकान तो हम इंशाल्लाह खोलेंगे क्योंकि रोज़गार है तो वो तो बंद नहीं कर सकते। कितना खौफ होगा दिलों में दुकान खोलने के बाद? अल्लाह माफी दे, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तो खौफ तो किसी बात का नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं है।
अंकल आपसे आखिरी सवाल जी। कितने पुर उम्मीद है कि इंसाफ मिल सकेगा और क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे जो इस वक्त लग रहा है ना, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे इस मुल्क में कोई इंसाफ करे। हमारी हुकूमत बिल्कुल बेहिस है, हमारे इदारे जो हैं बिल्कुल फारग हैं, मतलब DIG है, IG है, मतलब कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इनकी अपने काम हो तो वो कर सकते हैं, दूसरे का काम करने को तैयार ही नहीं है। सही। यहाँ पे किस तरह की सहूलतें दी जा रही हैं, क्योंकि पुलिस केस है? हॉस्पिटल में तो काफ़ी बेहतर है, ऐसे मैं कहूँ कि इन्होंने अच्छा हमारे साथ जना हॉस्पिटल वालों ने। पुलिस ने आके आपके बेटे का कोई बयान? पुलिस ने कोई बयान नहीं, पुलिस कोई नहीं आई इधर बयान लेने उस दिन के बाद आई नहीं आई कोई। लेकिन भाई बेहोशी की हालत में था, तो हम फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि हमने भी कहा यार वो बोल तो सकता नहीं है, तो जाहिर बात है वो अब बेचारा क्या बयान देगा। तो इसलिए फिर थोड़ा सा परहेज में है, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी ये भी कहा कि इसको अभी बुलाना नहीं है आपने, क्योंकि इंटरनल जो है वो जख्म है, तो इस वजह से वो दोबारा जो है ब्लीडिंग का खर्चा है, तो इसलिए जो है ना इसको जितना कम हो सके इसके पास ना आए, मना किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप जख्मी होने वाले शख्स के वालिद और भाइयों की गुफ्तगू सुन रहे थे, और इनका एक भाई का बेटा जो है वो इस वारदात के अंदर जाँ बहक हुआ है, और CCTV फुटेज भी है, तमाम डाकुओं के चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की आप बेहिसी देखें कि VIPs और दीगर की सिक्योरिटी में पुलिस मसरूफ़ रहती है, और आम शहरी अगर उसके साथ वारदात हो जाए तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जैसे ये बता रहे हैं कि इनको कई रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक इनको झूठी तसल्ली भी नहीं दी जा रही, और कोई भी नहीं बताया जा रहा कि इनके मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनके बच्चों की जानिब से मुल्ज़िमान को पैसे भी दे दिए गए थे और मोबाइल वगैरह भी दे दिया गया था, और जब वो जाने लगे थे तो उनसे रिक्वेस्ट की गई डाकुओं से कि वो फ़ोन वापस दे दें, क्योंकि उनके कारोबार जो है वो फ़ोन के अंदर लिंक्स वगैरह सारे कारोबार के उस मोबाइल फ़ोन के अंदर हैं, और उस मोबाइल फ़ोन वापस देने में एक उनकी आपस में स्कफल हुई, और उस स्कफल के नतीजे में उन्होंने डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक उनका बेटा जो है वो शदीद ज़ख्मी है, जबकि दूसरा भतीजा जो है वो जान की बाजी हार गया। गाहे बगाहे ना सिर्फ पुलिस की जानिब से बल्कि जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि अगर आपके साथ कोई वारदात हो रही हो तो आप मुल्ज़िमान के साथ हरगिज़ रिटेलिएट ना करें, और उनको वो जो भी माल मसरूक़ आपसे छीनने की कोशिश करें वो दे दें। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात बहुत तवातर से रूनुमा हो रहे हैं, जिसके अंदर वारदात के शहरी जो हैं वो कोशिश करते हैं कि मुल्ज़िमान को पकड़ लें और फिर अपना जानी नुकसान करा बैठते हैं। और ये जो वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, और जो ये एक माइंडसेट है कि वारदात के दौरान शहरी खुद डाकुओं के ऊपर को हावी करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई बड़ा जानी नुकसान करवा बैठते हैं। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए डॉक्टर अक्सर शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये किस तरह से नज़र रखती हैं और इसका हल क्या है। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि जब किसी भी इंसान के साथ वारदात होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके अंदर वो एक स्टेप बैक जाने की ज़रूरत होती है, वो वहाँ पर डाकुओं के साथ या जो भी रॉबर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो मुसल्ला होते हैं, ये खाली हाथ होते हैं और इसके अंदर कोई जान की बाजी चीज़। ये साइकी क्या है? खौफ पे तो बंदा, अगर कोई ऐसी वारदात हो रही है तो बंदे पे खौफ तारी हो जाता है, वो तो स्टेप बैक कर जाता है। लेकिन इस तरह के वाक़यात अगर होते हैं तो क्या साइकी होती है लोगों की? जी शुक्रिया उमर, आपने मुझे इस पे राय देने के लिए कहा। इसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। पहली तो वजह ये है कि जो हमारे इंसाफ का जो सिस्टम है, जो हमारी पुलिस है, उस पर लोगों को एक मुकम्मल एतमाद नहीं। लोग ये समझते हैं कि अपना जायज़ हक लेने के लिए या इंसाफ लेने के लिए उन्हें इतना वक्त लग जाएगा या शायद वो कभी मिलेगा ही नहीं, तो वो समझते हैं कि यही मौका है जहाँ पे हम कोई किसी किस्म का हीरोइज़म दिखाकर या मामलात खुद अपने हाथ में लेकर हमारी अगर कोई बचत हो सकती है या हम कोई नुकसान प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम वो कर लें। ये मैं समझती हूँ एक बड़ी वजह है।
क्योंकि जिस तरह से हम इस वाक़ये पे गौर कर रहे हैं तो इसमें ये महसूस होता है कि उन्होंने उनसे अपने पैसे वापस नहीं मांगे, उन्होंने उनसे अपनी और कोई कीमती चीज़ नहीं मांगी, उन्होंने उनसे अपना मोबाइल फ़ोन मांगा। मोबाइल फ़ोन हम सब जो वर्किंग लोग हैं हम मेरा ख्याल एग्री करेंगे कि आजकल उसके अंदर ही हमारा डाटा है, उसी के अंदर ही हमारी तमाम, वो जो एक दौर होता था कि पहले हमको कारोबार के लिए रजिस्टर या वो मेंटेन करते थे, आज उसी फ़ोन के अंदर ही हमारा लॉग है, उसी के अंदर ही जिन कॉन्टैक्ट से हमारा बिजनेस चलना है उनकी तफसील है। तो शायद आज मोबाइल फ़ोन इन तमाम वजूहात और एट टाइम्स हमारा पर्सनल डाटा भी उसमें है, हमारी कोई फैमिली की तस्वीर, कोई हमारी ज़ाती तस्वीर, कोई हमारी ज़ाती कोई वीडियोज़, कोई चैट्स। तो फ़ोन आज मेरा ख्याल है बाकी पैसे या बाकी चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती हो। अच्छा, तो उन्होंने उनसे अपने कोई माली नुकसान जो हो रहा था, कोई पैसे थे या कोई और वैल्यूएबल चीज़ थी, वो वापस नहीं मांगी, वो फ़ोन वापस मांगा। और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि एक जहन में बात आती है कि जी अगर पहले तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि इस पे एक इंसाफ मिल जाए या पुलिस इस पे कोई एक्शन लेने में कामयाब हो, और अगर हो भी जाए तो ये उम्मीद नहीं कि ये हमारी ये ज़रूरी कीमती चीज़ वापस आ जाए। मज़ीद इसकी वजह ये भी है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उन्होंने फ़ोन मांगा, तो हम ये वाक़ये भी आम देखते हैं कि लोग सिर्फ एक थ्रिल के लिए किसी की ज़ाती वीडियो, किसी की ज़ाती मालूमात लीक या रिलीज़ कर देते हैं। तो ये पॉसिबली ये फियर भी हो सकता है कि हमें कोई एक ज़ाती नौइयत का अदर दैन जो एक डकैती से नुकसान होता है, कुछ उससे बढ़कर नुकसान ना हो जाए। फिर अगला मसला जो मैं कहूँगी, जिसमें मैं कुछ हद तक बड़ा केयरफुली, बड़ी माजरत से मीडिया को भी कहीं पे हल्का सा ब्लेम दूंगी कि ऐसे वारदात में इसमें तो चले एक उनका नुकसान हो गया जो आपके मुद्दई हैं, जो हमारे मुद्दई हैं, अगर समझ लें कि कोई चांस था कि वो कामयाब हो जाते या वो उन डाकुओं पे हावी हो जाते, तो हम आम तौर पे ऐसी सिचुएशन में उन्हें इतना हीरो समझ लेते हैं या हीरो का दर्जा दे देते हैं। यहीं पे मैं एक और वाक़ये का जिक्र करती चलूँ कि जिस तरह सियालकोट में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जहाँ पे एक श्रीलंकन शहरी को जान से हाथ धोने पड़े। तो वहाँ पर उसी फैक्ट्री के एक और जो मुलाजिम थे जिन्होंने उनकी मदद की, और उसमें वो उसकी वजह से उन्हें एक हीरो का तकरीबन दर्जा मिल गया, और वाकई उनका एक्ट हीरोइक था। मैं उनकी उस ब्रेवरी को या उनकी उस बहादुरी को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, मगर हमने देखा कि फ़ौरन, इससे पहले कि हम वो उन जालिमों को भी इंसाफ देते, हमने फ़ौरन से उन्हें, वो जिन्होंने उनकी मदद की, उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से लेकर मीडिया से लेकर वो जो हीरो का दर्जा दिया, उससे हम जो कि एग्जाम्पल सेट करते हैं वो ये सेट करते हैं कि अगर एक ऐसे एक वाक़ये में, अब इसमें भी चांस था जहाँ पे इतने लोगों ने मुश्तइल होकर एक श्रीलंकन बाशिंदे पर हमला कर दिया, तो जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था वो क्राउड उस पर भी हमला करके वो भी अपनी जान से जा सकता था। मगर चूंकि ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें वो बचाने वाले को एक हीरो का दर्जा मिल गया, तो इससे हमने मुआशरे में एक मिसाल कायम कर दी कि अगर आप ऐसा एक हीरोइक कदम लेने की कोशिश करेंगे तो आप ना सिर्फ कौमों मुल्क में, अपने ज़ाती स्फेयर में हर जगह हीरो बन जाएंगे। तो जब हम एक ऐसी मिसाल को पोर्ट्रे करते हैं तो उससे एक ये भी मैसेज जाता है कि क्यों ना आप, मैं या कोई भी और चीज़ों को अपने हाथ में लेकर कम से कम चलें जी, कोशिश ज़रूर करें। मेरे ख्याल है हम कहीं ना कहीं इस मैसेज को भी प्रॉपरली आगे लोगों तक पहुंचा नहीं रहे कि जान सबसे कीमती है, वो वापस नहीं आ सकती, वो अनमोल है। माल या किसी चीज़ का ज़ाया हो जाना सेकेंडरी, और उसकी खातिर जान का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर सिमल, ये तो एक एग्जांपल होगी जिसके अंदर ये लिंचिंग वाले वाक़े के अंदर हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं कि डाकू जो हैं वो जब वारदात करते हैं उस दौरान वो फायरिंग करके किसी की भी जान ले लेते हैं। ये जो बढ़ती हुई वारदातें, क्योंकि अब जैसे रमज़ान भी शुरू हो चुका है तो इसके अंदर भी वारदातें और ज़्यादा हो जाती हैं। हालांकि लोग शहरी जो हैं उनकी आमदोरफ्त बाहर कम हो जाती है, आखिरी अशरे से पहले लोगों की आमदोरफ्त कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि रमज़ान के अंदर क्राइम की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और ऐसे वाक़यात भी रोनुमा बहुत ज़्यादा होते हैं जिसके अंदर शहरी ज़ख्मी हो जाते हैं। तो डाकुओं की क्या साइकी है कि वारदात करने आए हैं, असला दिखाकर कोई भी शख्स डर जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी फायरिंग कर देते, जैसे इस वाक़े के अंदर भी फायरिंग कर दी उन्होंने। देखिए जी, डाकू की साइकी की जब हम बात करेंगे तो कोई भी आदमी माँ की कोख से डाकू नहीं होता। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जब आप पहली चीज़ करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, और फिर उसके बाद आपके अंदर जो एक एहसास होता है किसी दूसरे इंसान की जान का, उसकी फीलिंग्स का, वो ख़त्म होता जाता है। एक आम आदमी तो शायद किसी दूसरे का दिल भी दुखा दे तो उसको उसका रंज रहता है, काफ़ी अरसा रंज रहता है, शायद वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। ये उसकी अगली स्टेज आती है कि आप उसकी कोई कीमती चीज़ उससे ले लें। फिर शायद उसकी अगली चीज़ आती है कि आप उसके जानो माल, फैमिली की आपको कोई एहसास ना रहे और आप उसको एक नुकसान पहुंचा दें। तो जब एक आदमी डकैती ठान लेता है और फिर वो पहली के बाद, दूसरी के बाद, तीसरी के बाद में डर भी हो जाता है, प्रोफेशनल भी हो जाता है, तो उसके अंदर
दूसरे के नुकसान का या उसके जज्बात का या उसके रिप्रकशंस का एहसास ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और मज़ीद अब जो हमें ये स्पेशली ये कोविड पेंडेमिक के बाद भी जो हमारी मसाइल वही हैं, लेकिन उनमें और मज़ीद इजाफा हो गया है। इन्फ्लेशन, महंगाई पहले से हमेशा से ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से ज़्यादा है, और ये मसाइल शायद हमेशा हैं, डेवलप मुल्कों में भी हैं, लेकिन वही एक अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक के बाद इनमें चूँकि मज़ीद इजाफा हो गया है, तो उससे मज़ीद एक लोगों के अंदर सफाकी या एक क्राइम या अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेने की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ गई। अपनी ख्वाहिश पूरी, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आप दूसरे को उसकी माल स्वाब से डिप्राइव कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, और इसकी एक और वजह मैं फिर जो एक कुछ हद तक सोशल मीडिया को या हम सबको ब्लेम ये देती हूँ कि अब हर आदमी, अब मुआशरे में ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि एक आदमी कहे कि जी मेरे ये ज़रूरियात हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं और मैं इसमें कंटेंट हूँ, या मेरी इतनी ही ज़रूरियात। अब हर आदमी ख्वाह वो मुआशरे में किसी भी क्लास सिस्टम से है, उसकी जो भी आमदन है उसकी मोर और लेस ख्वाहिशात सेम हो गई, और जब वो ख्वाहिशात आपकी लामहदूद तरीके से बढ़ गई हैं, जिसके लिए फिर मैंने कहा कि मैं सोशल मीडिया या मीडिया को इसलिए ब्लेम करती हूँ कि अब हर आदमी के हाथ में, जब उसके मोबाइल फ़ोन में ही उसको सारी दुनिया दिखाई देता है और वो ये महसूस करता है कि अगर पर्सन बी के पास है तो मेरे पास क्यों ना हो। इतनी लामहदूद ख्वाहिशात बढ़ने के नतीजे में उसके साथ एक कोरिलेशन है क्राइम के बढ़ने का। फिर और तो उसके पास कोई ज़रिया नहीं उन ख्वाहिशात को हासिल करने का, या जो मेहनत वाला ज़रिया है वो इतना लॉन्ग टर्म है कि वो एक बहुत आसान है कि आप एक ये राह इख्तियार कर लें। और फिर जब आपको ऐसी इर्द गिर्द मिसालें भी दिखाई देती हैं कि लेट्स से कोई दूसरा ऐसा करके, फ्रॉड करके, चोरी करके कामयाब हो गया और वो किसी अकाउंटेबिलिटी तक भी ना पहुँच सका, तो उससे आप, स्पेशली जो यंगर आपकी लॉट है, वो मोटिवेट होती है ऐसा कोई कदम उठा लेने के लिए। अगर मुलजमान को सज़ा ना मिले या खौफ ना रहे, यानी ये रिपीटेडली मुलजमान जो है वो ऑफेंस कर रहे होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि खौफ ना होना पुलिस का या सज़ा मिलने का ये भी मोटिवेट करता है उनको दोबारा से ऑफेंस करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं इस पे 100% ये राय रखती हूँ कि ये खौफ ना होना, क्योंकि बहुत थोड़े लोग हैं दुनिया में जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। मैं महज इस वजह से कि मेरे अंदर के प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं गलत काम ना करूं एंड देयरफॉर ना करूं, ऐसी परसेंटेज दुनिया में बहुत कम है। मेजॉरिटी सिस्टम सज़ा और जज़ा पर ही चलता है। इसकी सादी सी सॉफ्ट सी मिसाल ले लीजिए आप, स्कूल में, कॉलेज में, इवन छोटा बच्चा 5वीं 6ठी का, अब वो तो मुजरिम नहीं होता ना, अगर उसको भी टीचर ना देख रहा हो और उसको इम्तिहान दे रहा हो तो वो नकल मार लेगा। अच्छा, हालांकि वो तो बिल्कुल मुजरिम नहीं है, मासूम है आज भी, मगर अगर कोई टीचर देख रहा है या सिस्टम है तो ही एक डिटरेंट की मौजूदगी में वो नकल नहीं मारेगा। यही चीज़ आगे बढ़कर एक बड़ी फॉर्म इख्तियार कर लेती है। जब एक सज़ा और जज़ा का सिस्टम नहीं है, जब आपके इदारे, ख्वाह वो पुलिस हो, ख्वाह वो निज़ाम अदल हो, वो अफेक्टिव नहीं है, तो ये एक मेन वजह है, जड़ है, जिससे आपका क्राइम या आपके माशरे में मसाइल या मजालिम अनकंट्रोल तरीके से, एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ने लगते हैं। थैंक यू। आपने ज़ख्मी होने वाले और मरने वाले नौजवान के वर्सा की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनको इंसाफ होता दिखाई नहीं देता और कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस ने उनसे ना तो रब्ता किया है और ना ही जो CCTV फुटेज उनकी दुकान पे लगी हुई थी उसके कैमरों में नज़र आने वाले डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की है। दूसरी जानिब हमने जब SSP इन्वेस्टिगेशंस लाहौर इमरान कीश्वर साहब से रब्ता किया तो उनका कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है और स्पेशली CIA को भी टास्क सौंपा गया है कि इन डाकुओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। और उनका कहना था कि CCTV फुटेज की मदद से डाकुओं के चेहरों की बेटर कॉपीज जो है वो निकलवाई गई हैं ताकि उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जा सके और उनको गिरफ्तार करने के लिए भी तमाम अमल जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। दूसरी जानिब आपने सोशियोलॉजिस्ट की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ये जो बढ़ते हुए जराइम हैं उनकी एक वजह ये है कि लोग दूसरों से मुतासिर होकर वो सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जो दूसरों के पास होता है, उसकी वजह से वो जराइम की तरफ राग़िब होते हैं। और सेकेंडली जो सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई हमारे नफ्सियात ने, डॉक्टर अक्सा का कहना है कि मुलजमान को जब सज़ा नहीं होती, मुलजमान के दिलों में जब पुलिस का खौफ नहीं रहा
उस वजह से वो पे दर पे वारदातें करते हैं और उनको मालूम होता है कि पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी और अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका ये जो पुख्तगी है उनकी वारदातों में वो आती जाती है और वारदातें जो होती रहती हैं। लेकिन इसका नुकसान, इसका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी मिसाल ये कहने में दर्ज होने वाला मुकदमा है जिसके अंदर एक शख्स जान भाग जबकि उसका कज़न ज़ख्मी हुआ, जो कि आज भी वेंटिलेटर पे है और मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। और उसके वर्सा सिर्फ एक ही चीज़ की दुआइयाँ दे रहे हैं कि उनके बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको इंसाफ मुहैया किया जाए। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।